न्यूज आ रही है यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। पुतिन ने नेटो को सबक सिखाने के लिए यूक्रेन की सीमा के पास बेलारूस में अपने 10 एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए। ये रूस के वो एयरक्राफ्ट हैं जो परमाणु बम गिराने की ताकत रखते हैं। मतलब पुतिन ने नेटो से जंग छेड़ने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि उनके लाख मना करने के बाद भी अमेरिका और दूसरे नेटो देश यूक्रेन को जंग में एक से बढ़कर एक हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, जिससे पुतिन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेन पिछले 1 साल से रूस के आगे पूरी मजबूती से खड़ा है। रूस के मीडिया का दावा है कि इसी वजह से पुतिन ने बेलारूस में परमाणु हथियार ले जाने की ताकत रखने वाले अपने 10 एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए, ताकि जरूरत पड़ने पर वो यूक्रेन ही नहीं बल्कि नेटो को भी सबक सिखा सकें। रूस के मीडिया का दावा है कि पुतिन के इस कदम से यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका की भी परेशानी बढ़ गई, क्योंकि पुतिन ये ऐलान कर चुके हैं कि वो अपने पड़ोसी देश बेलारूस में न्यूक्लियर हथियार तैनात करेंगे और अब उन्होंने अपने 10 ताकतवर एयरक्राफ्ट बेलारूस भेज दिए। इसी वजह से पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन परमाणु बम को बेलारूस में तैनात करने की अपनी रणनीति पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यानी परमाणु हथियारों की धमकी देते आ रहे पुतिन अब उन्हें चलाने की ठान चुके हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने में देर नहीं लगेगी। इसी वजह से पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। ये पहली बार होगा जब रूस अपने परमाणु हथियारों को किसी दूसरे देश में रखेगा। और रूस के मीडिया का दावा है कि पुतिन अमेरिका की ही रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। रूस का आरोप है कि अमेरिका ने उस पर हमला करने के लिए यूरोप के कई देशों में अपने परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं। इसी वजह से पुतिन ने भी जंग में अपने सहयोगी बेलारूस में एटम बम तैनात करने का फैसला लिया। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने यूक्रेन को पूरी तरह से दुनिया के नक्शे से मिटाने की तैयारी कर ली है। उनका प्लान यूक्रेन पर ऐसा हमला करने का है जिससे ज़ेलेंस्की हथियार डाल दें, क्योंकि पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से चल रही इस जंग में रूस को अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। जबकि उसे उम्मीद थी कि यूक्रेन कुछ दिनों में ही उसकी सेना के आगे सरेंडर कर देगा, लेकिन पुतिन की उम्मीदों पर पानी तब फिर गया जब यूक्रेन के पीछे अमेरिका और नेटो के दूसरे देश खड़े हो गए। और पश्चिमी देशों ने रूस को रोकने के लिए न सिर्फ उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, बल्कि बड़ी तादाद में ज़ेलेंस्की को हथियारों की सप्लाई भी की। इसी वजह से पुतिन पश्चिमी देशों पर भड़के हुए हैं। उन्होंने कई बार अमेरिका समेत यूरोप के देशों पर परमाणु बम गिराने की धमकी तक दी, लेकिन पश्चिमी देशों ने उनकी धमकियों को हवा में उड़ा दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसी वजह से पुतिन ने बेलारूस में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अपने 10 एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए और ये चेतावनी दे दी कि अगर नेटो ने उनके खिलाफ जंग का ऐलान किया तो फिर वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। हालांकि पुतिन ने यह साफ नहीं किया कि रूस कब तक अपने परमाणु हथियार बेलारूस पहुंचाएगा। दावा किया जा रहा है कि जुलाई में पुतिन इस काम को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन पश्चिमी मीडिया का कहना है कि पुतिन के इस कदम से चीन का खेल बिगड़ गया, क्योंकि मॉस्को आने के बाद भी शी जिनपिंग और पुतिन ने एक संयुक्त बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि सभी परमाणु संपन्न देशों को अपने हथियार अपनी सीमा से बाहर तैनात करने से बचना चाहिए और जिन देशों ने हथियारों को दूसरे देशों में तैनात किया उन्हें वापस लेना चाहिए। लेकिन शी जिनपिंग के चीन पहुंचते ही पुतिन ने बेलारूस में परमाणु हथियार रखने का ऐलान कर दिया, जिससे पूरी दुनिया में शी जिनपिंग की किरकिरी हो रही है, क्योंकि वो रूस और यूक्रेन के बीच शांति कराने की कोशिश में ही मॉस्को गए थे। लेकिन पुतिन ने बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने का ऐलान कर शी जिनपिंग के पीस प्लान पर पानी फेर दिया। इस बीच पुतिन के कुछ परमाणु हथियार अपने दोस्त बेलारूस में तैनात करने के ऐलान के बाद बेलारूस के हौसले इतने बुलंद हैं कि उसने अमेरिका, नेटो और यूरोप को डराने के लिए युद्ध अभ्यास का एक वीडियो जारी कर दिया और धमकी दी कि अगर अमेरिका और यूरोप ने बेलारूस की तरफ आंख उठाकर भी देखी तो अगली बार उन्हें चेतावनी नहीं दी जाएगी, बल्कि उन पर सीधा परमाणु बम ही फटेगा। बेलारूस की सेना ने अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए रूस से ही मिले तोर M2K एयर डिफेंस सिस्टम को चुना। उसने मिसाइलों की ऐसी अंधाधुंध बौछार की कि फायरिंग के शोर से कान ही सुन पड़ जाए। बेलारूस के तोर M2K एयर डिफेंस सिस्टम से ही मिलिट्री ड्रिल करने की वजह भी अहम रही, और वो ये रही कि इससे पहले यूक्रेन दावा कर चुका है कि उसकी सेना रूस के तोर M2K सिस्टम को तुर्की से मिले बारकताश ड्रोन से तबाह कर चुकी है। इसलिए बेलारूस ने यूक्रेन का मुंह बंद करने के लिए तोर M2K मिसाइल सिस्टम की ताकत की नुमाइश की। दावा किया गया कि M2K मिसाइल लॉन्चर हवाई जहाज, क्रूज मिसाइल, बम और ड्रोन को भी मार गिरा सकता है, यहाँ तक कि तुर्की के बनाए बारकताश ड्रोन को भी। बेलारूस के इन्हीं तेवरों को देखते हुए यूरोपियन यूनियन ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने अपने यहाँ रूस के परमाणु हथियार तैनात होने दिए तो उस पर नए प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। असल में बेलारूस यूरोप के लिए बड़ी मुसीबत है, क्योंकि उसकी सीमा यूरोप के पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया जैसे पुतिन के विरोधी खेमे में मौजूद नेटो देशों से लगती है। ऐसे में बेलारूस में रूस के परमाणु हथियार तैनात होने का मतलब होगा पुतिन का नेटो के दरवाजे पर परमाणु बम लगाना। इधर पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में शिक्षा भर्ती घोटाले के मुद्दे पर जबरदस्त प्रदर्शन किया गया, जिसकी अगुवाई CPM से जुड़े संगठन DYFI यानी डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के लोगों ने की, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं और महिलाओं ने हिस्सा लिया। DYFI के झंडे के साथ लोग दौड़ते हुए DM ऑफिस के सामने पहुंच गए।
बीरभूम जिले के मुख्यालय सीओडी में डीएम ऑफिस के बाहर पुलिस की भारी तैनाती के बावजूद कई प्रदर्शनकारी चहारदीवारी फांदकर कैंपस में घुस गए, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। इसके बाद तो कुछ लड़कों ने सामने खड़ी पुलिस को धक्का देते हुए बैरिकेड को हटा दिया और पूरी भीड़ ऑफिस में दाखिल हो गई। इसके बाद तो पूरे डीएम ऑफिस में प्रदर्शनकारी ही दौड़ते नजर आए। पुलिस ने जैसे उनके सामने सरेंडर कर दिया था। प्रदर्शनकारी और पुलिस की भिड़ंत में 2 पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी ऑफिस के नए आवासीय परिसर और सभागार का उद्घाटन किया। 2 एकड़ से ज्यादा में बने इस परिसर में 4 इमारतें बनाई गई हैं, जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री ने वहां पूजा भी की। बीजेपी मुख्यालय के सामने बने इस नए परिसर में पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों के रहने के लिए फ्लैट भी बनाए गए हैं। इसके अलावा एक 7 मंजिला रिसर्च सेंटर भी बनाया गया है। उधर 2 हफ्ते पहले ईरान और सऊदी अरब के बीच रिश्ते बहाल करने की डील करवाकर चीन ने दुनिया में वाहवाही तो खूब लूटी, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि उस डील के जरिए चीन का मकसद खुद को सिर्फ शांति दूत दिखाना नहीं था। कहा जा रहा है कि अंदर की बात यह है कि उस डील के बहाने चीन की नजर इराक पर गड़ी है, क्योंकि इराक में कूट कूट कर कच्चा तेल भरा है और चीन को अपनी अर्थव्यवस्था को जिंदा रखने के लिए तेल चाहिए, खूब सारा तेल। दुनिया में अगर कोई देश सबसे ज्यादा तेल खरीदता है तो वो चीन है। चीन रोजाना 1 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है और इसमें आधा तेल पश्चिम एशिया से आता है। इसी वजह से चीन पश्चिम एशिया पर अपना कंट्रोल चाहता है और वहां उसे इराक से बेहतर मोहरा नहीं मिल सकता, क्योंकि इराक एक कमजोर देश है। इसलिए चीन के लिए इराक को अपने इशारे पर नचाना आसान है। वो मदद के बहाने इराक के तेल के भंडार को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है। यही वजह है चीन ने सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी की आग पर पानी डालने के लिए दोनों के बीच बातचीत शुरू करवाई और उनके बीच रिश्ते बहाल करने की डील करवा दी। क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के बीच में इराक फंसा पड़ा था, वो उनकी दुश्मनी में पिस रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि इराक के एक तरफ सऊदी अरब है तो दूसरी तरफ ईरान। वो दोनों का पड़ोसी है और इराक की अर्थव्यवस्था से लेकर उसकी सेना और उसकी राजनीति तक, उसके हर अंदरूनी मसले में ईरान का अच्छा खासा दखल भी है। फिर तेल विशेषज्ञ ये तक कहते हैं कि अगर इराक अपनी पूरी क्षमता के हिसाब से तेल निकाले तो वो दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक सऊदी अरब को भी पछाड़ सकता है। चीन इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है। इसी वजह से माना जा रहा है कि उसकी सऊदी अरब और ईरान के बीच कराई डील के पीछे इराक के तेल की लड़ाई है। इस बीच दक्षिणी अमेरिका के देश इक्वाडोर में जमीन खिसकने से 16 लोगों की मौत हो गई। जमीन खिसकने की वजह से वहां कई मकान धंस गए और मलबे की चपेट में आने से 16 लोगों की मौत हो गई। इक्वाडोर के चिम्बोरासो प्रांत में जमीन खिसकने की वजह से कई मकान तबाह हो गए। सड़क पर मलबा आ जाने की वजह से वहां के रास्ते भी बंद हो गए, जिन्हें खोलने के लिए राहत बचाव की टीम के साथ वहां लोग भी जुट गए। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अचानक भीषण जंग वाले इलाके ज़ापोरिजिया पहुंच गए, जहां उन्होंने जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया और यूक्रेन को हुए नुकसान का जायजा भी लिया। ज़ेलेंस्की के ज़ापोरिजिया दौरे का वीडियो भी सामने आया, जिसमें ज़ेलेंस्की सेना के जवानों के साथ सड़कों पर भी चलते दिखे। वो पिछले ही हफ्ते रूस के हमले में तबाह हुई एक इमारत को देखने पहुंचे। ज़ेलेंस्की युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन के बिल्कुल करीब तक चले गए और ज़ापोरिजिया में हुए नुकसान का जायजा लिया। यहाँ ज़ेलेंस्की ने अपने जवानों से मिलते हुए उनकी बहादुरी की तारीफ की और कई जवानों को मेडल भी दिए। Живіть, боріться і ми всіх переможемо. ज़ापोरिजिया से पहले बखमूत पहुंचकर भी ज़ेलेंस्की ने अपने जवानों का हौसला बढ़ाने और दुश्मनों को चौंकाने का काम किया था। इस बीच चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना उसके लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि जिन देशों में यह परियोजना चल रही थी चीन को उन्हीं को कर्ज देना पड़ गया। इन देशों की संख्या 1 या 2 नहीं बल्कि 22 है, जिनमें मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान और कंबोडिया जैसे देश शामिल हैं। चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना कई देशों में चल रही है, जिनमें 22 देशों को उसने 240 अरब डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 19 लाख करोड़ रुपए कर्ज दिया, क्योंकि इन देशों के पास चीन की परियोजना पर काम करने के लिए पैसे ही नहीं थे। यानी जिन देशों को चीन अपने जाल में फंसाना चाहता था, उन देशों की कंगाली ने चीन को ही फंसा दिया और कर्ज के नाम पर चीन को ही उन्हें पैसे देने पड़े, जबकि होना यह चाहिए था कि वो देश अपने देश में होने वाले काम पर खुद खर्च करें।